सामीन की खिदमत में तौहीद हक्कानी का पुरखुलूस आदाब। सामीन, एक और किश्त, हम ये कहें नई नस्ल नई रोशनी प्रोग्राम का आपके रूबरू लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज का प्रोग्राम दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये न तो अदब से ताल्लुक रखता है बल्कि हम अदब से बहुत अलग हटकर आपके लिए आओ गुनगुनाए प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। आज की इस महफिल में दो फनकार या ये कहें कि दो खूबसूरत गुलकार हमारे यहाँ तशरीफ रखती हैं और इनकी सलाहियत से हम आज के प्रोग्राम में वाकिफ होंगे। हमारी जो पहली फनकार और गुलकार हैं वो हैं हिमांशी नेगी। आपका ताल्लुक दिल्ली से ही है और आप म्यूजिक टीचर यानी के तौर पर काम कर रही हैं। और हमारी जो दूसरी मेहमान यहाँ हैं उनका नाम है निधि द्विवेदी। आप एक प्रोफेशनल हैं और शौक के तौर पर म्यूजिक से इन्हें रग़बत है, मोहब्बत है, तो हमेशा कुछ गाना गुनगुनाना चलता रहता है। तो देखते हैं आज आपकी जो मोहब्बत है म्यूजिक के प्रति कह लें वो कितनी उफान पर है। तो निधि, सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इंट्रोडक्शन के तौर पर, तारुफ के तौर पर आप बताएं कि कैसे ये शौक आपके अंदर वजूद पाया और आपने म्यूजिक या गाना कुछ भी शुरू किया। बचपन से ही शौक था कविताएं लिखने का, नज्म लिखने का। अच्छा, तो आप शायरा भी हम आपको कह सकते हैं? हाँ, क्या बिल्कुल बात जी। मैं ब्लॉग पर लिखती भी हूँ। अच्छा। और पहली बार आप सभी के सामने आई हूँ तो कुछ सुनाना चाहती थी। अच्छा। म्यूजिक का भी शौक है पर बहुत अच्छे से प्रोफेशनली सीखने का मौका कभी नहीं मिला। तो ये हम समझ सकते हैं कि आप फ्री स्टाइल सिंगर के तौर पर जानी जाती हैं। कोई महारत किसी भी फील्ड में, क्लासिक या मॉडर्न म्यूजिक में नहीं रही है। हमारी दूसरी जो मेहमान है हिमांशी नेगी, आप अगर अपना तारुफ हमें दे सकें, हमारे सामीन पता चले कि आप कहाँ से आई हैं और कैसे ये म्यूजिक का जो जज्बा है आपके अंदर पनपा। जी, तो म्यूजिक में तालीम मैंने बचपन में लेनी शुरू की थी, बट पढ़ाई के चक्कर में बीच में थोड़ा गैप आ गया था। अच्छा। तो छूट गया था एक तरह से संगीत। बट फिर ऐसा महसूस हुआ कि उसके बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं है, तो वापस म्यूजिक स्टार्ट हुआ। अभी मैं श्रीमती संहिता नंदी जी से तालीम ले रही हूँ, इंडियन क्लासिकल में, हिंदुस्तानी इंडियन क्लासिकल। अच्छा जी, और अभी फिलहाल मैं एज ए म्यूजिक टीचर वर्क कर रही हूँ। बट मेरा प्लान है कि फ्यूचर में भी आगे मैं इसी में मेरा करियर म्यूजिक में ही सेट हो। तो सामीन, देखा आपने, ये न सिर्फ यहाँ आप इनको उस्ताद भी मान सकते हैं कि अगर ये म्यूजिक सिखा रही हैं किसी भी इदारे में तो जाहिर सी बात है कि इस फन पर इन्हें बखूबी महारत हासिल होगी। तो ये थे हमारे आज के प्रोग्राम नई नस्ल नई रोशनी के शुमारे में जो हम आओ गुनगुनाए लेकर आए हैं, उसके दो मेहमान। तो आज इंट्रोडक्शन तो हो गया, तारुफ। हिमांशी, हम आपसे सबसे पहले, क्योंकि ये प्रोग्राम म्यूजिक का है, और तो चाहेंगे कि जो आपकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रही हो आज तक, क्योंकि आप कहती हैं बचपन से इसका शौक रहा, बीच में किसी मजबूरियों की वजह से छोड़ना पड़ा, लेकिन वो जो मोहब्बत है वो एक आपकी और उन म्यूजिक के बीच जो ताल्लुक है वो टूटा नहीं। तो इस दौरान आपकी पूरी जिंदगी में कोई एक ऐसा बेस्ट परफॉर्मेंस या फिर आप जिसमें बेहतरीन हो वो हमारे सामीन को सुनाना चाहें तो? ये कॉलेज की बात है जी। तो कॉलेज में मैं अपनी म्यूजिक सोसाइटी में थी और वहाँ हम लोग IIT खड़गपुर गए थे एक कंपटीशन में हिस्सा लेने। तो उधर मैंने एक गजल गाई थी जी, तो वो मैं थोड़ा सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल जी। जला गया दया रे दिल की रात में चिराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ वो शक्ल तो दिखा गया, दया
की रात में चिराग सा जला गया धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हिमांशी, आपकी आवाज वाकई में सुकून फराहम करने वाली है। और मैं जैसे ही आपने शुरू किया आलाप जिसे कहेंगे, मुझे लगा कि मुझे शुरू में ही कम बात करनी चाहिए थी, और चूंकि म्यूजिक का ये प्रोग्राम है तो आपसे ज्यादा हम सुनना चाहेंगे। तो रुख करते हैं हमारी दूसरी मेहमान की तरफ। निधि, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जिस तरह हिमांशी ने एक इंट्रो के तौर पर हमें एक आलाप ही सुनाया, आप अगर कुछ ऐसा ही सुनाना चाहें। जी बिल्कुल। जगजीत सिंह जी की गाई हुई एक गजल जो मुझे बहुत पसंद है और जिसे हमेशा हर जगह मैंने गाया और बहुत सराहा गया, उसे मैं आपको सुनाना चाहूंगी। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। बहुत शुक्रिया निधि, आपने मुख्तसर सही लेकिन एक जो बहुत ही मशहूर गजल है जगजीत सिंह की आवाज में, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो यूथ हो या फिर वो इस गजल से वाकिफ ना हो। हिमांशी, मैं आपसे कोई खास जो धुन कह लीजिए उसको या फिर राग कह लीजिए, जो आपका फेवरेट राग हो, उसमें अगर आपकी कोई गजल बेहतरीन, आपने गजल या फिर कोई नगमा तैयार हो आपके पास, तो वो हम जरूर सुनना चाहेंगे। जरूर। मैं एक बंदिश सुनाना चाहूंगी, राग मधुवंती की है ये। ठीक। बहुत प्यारा रस है इसमें। जी जी जी। पवन पुरवाई बहे सनन सनन, पवन पुरवाई बहे सनन सनन, जियराल सान भावे न पिया बिन, पवन पुरवाई बहे सनन सनन, पवन पुरवाई, उन बिन कैसे कटे दिन रैन, उन बिन कैसे कटे दिन रैन, पल छीन मेरो राम रंग जोग से जात मिल, माई बैरन किन, पवन पुरवाई बहे सनन सनन, पवन पुरवाई। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया हिमांशी। ये भी मुख्तसर आपने ये जो राग सुनाया, बहुत ही उम्दा ये राग था। मैं एक बात भी आपसे जानना चाहूंगा कि ये मौसमों के हिसाब से रागों का चयन कह सकते हैं होता है, तो इस वक्त क्या राग, जो शाम का वक्त है तकरीबन, ये कह सकते हैं हम, तो इस वक्त किस राग को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है? देखिए, ऐसा होता है कि रागों को ऐसा बोलते हैं कि दिन के या रात के पहला प्रहर, दूसरा प्रहर ऐसे गाया जाता है। तो जैसे अभी जो मैंने राग गुनगुनाया, जो बंदिश मैंने पेश की, वो भी रात्रि के प्रथम प्रहर जो कि शाम का समय है, उस समय पर गाया जाता है। बिल्कुल जी। तो उस हिसाब से मैंने एक तरह से सही राग आपके सुना सामने है आपने, क्योंकि हम ये प्रोग्राम जो अभी कर रहे हैं शाम का वक्त है, जाहिर सी बात है। जी। अगर मुकम्मल गजल आपके पास मतलब
अभी तो हमने सिर्फ एक शेर या फिर एक मुखड़ा आपसे सुना है, पूरी गजल अगर कोई है आपके पास? गजल तो नहीं, पर एक भजन है जो मैं जी जरूर जी। मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा तज कुसंग सत संग बैठनित, तज कुसंग सत संग बैठनित, हर चर्चा सुन लीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा नाम राम रस पीजे। काम क्रोध मद लोभ मोह को, काम क्रोध मद लोभ मोह को, चित्त से दूर कीजिए, चित्त से दूर कीजिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तही के रंग में बीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम, राम नाम, राम नाम रस पीजे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और ये भजन कहें वाकई में बहुत बेहतरीन भजन था, एक सूफियाना माहौल कह सकते हैं। स्टूडियो में पनपा है। हम अपनी दूसरी मेहमान की तरफ आते हैं कि आप भी इस तरह कोई खास चीज हो जिसमें आपकी दिलचस्पी रही हो हमेशा से, और उसे आपने हमेशा गुनगुनाया हो, हमेशा पढ़ा हो। एक होता है, हमारी आदत होती है कि हम रास्ते पे चल रहे होते हैं तो वो एक चीज ट्यून हमारी जहन में करती है और हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई खास राग होता है, कोई खास वक्त होता है। तो इस तरह मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो गजल जो आप आमतौर पर गुनगुनाती रहती हैं, बेख्याली में कहा जा सकता है, तो हाँ, एक गजल है मुझे बहुत पसंद है, मैंने ही लिखी है, ऐसे ही जैसे आप कह रहे हैं, चलते चलते गुनगुनाते हुए ही। बिल्कुल। तो वो आपके सामने पेश करती हूँ। बिल्कुल। आप आए सामने, नजरों को ठिकाना मिल गया, मेरे ठहरे वक्त को जाने का बहाना मिल गया। आप आए सामने, नजरों को ठिकाना मिल गया, जो तुमने कहा भी नहीं, जो तुम कह भी न पाओगे, नजरों में जो हमने पढ़ लिया, उसे हमसे कैसे छुपाओगे। फिर भी मेरी धड़कनों को धड़कने का सामान मिल गया। आप आए सामने, नजरों को ठिकाना मिल गया। जो शोर खामोशी में था, वो शोर बाहर आ गया। तेरा तसव्वुर जाने जा हमको यूं क्यों महका गया। यादों को भटकती भीड़ में तन्हाई का जामा मिल गया। आप आए सामने, नजरों को ठिकाना मिल गया। कुछ दो शेर और हैं, पेश करूं? जी।
मेरे दिल में आपकी हसरत बराबर ही रही, इजहार करने की पहल हर बार जाया ही गई, जो ख्वाब अनदेखे रहे उन्हें दिल में ठिकाना मिल गया, आप आए सामने नजरों को ठिकाना मिल गया। अजीब सी कश्मकश होती है जब किसी से मोहब्बत होती है जी। तो आखिरी शेर में बयां करूंगी, क्या कहूं क्या ना कहूं हर वक्त ये सोचा गया, चुपके से तुमने हाथ में फिर हाथ अपना रख दिया, जो बातें थी अब तक अनकही उन्हें लफ्जों का दामा मिल गया, आप आए सामने नजरों को ठिकाना मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया निधि द्विवेदी साहिबा। शायद मैं कहूँ इसी को दीवानगी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है हमारा जिस नौयत का है, आज हम कदरे मुख्तलिफ डायरेक्शन में गए भी और हमने उसको एंजॉय भी किया। हमारी जो दूसरी मेहमान यहाँ पर हैं, उन्होंने रिवायती अंदाज की जो गज़लें थी वो ना पढ़कर आपने अपना कलाम पेश किया और अपने ही अंदाज में पेश किया, और इसी को मैं दीवानगी कह रहा हूँ इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कलाम यहाँ एक अलग अंदाज में पेश किया है। हमारे सामीन को जरूर लुत्फ आएगा ये अंदाज भी देखकर, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमने भजन भी सुना और कुछ नगमे भी, कुछ राग भी सुने, तो थोड़ी नौयत बदलते हैं और कुछ बात म्यूजिक के हवाले से करते हैं अपने दोनों मेहमानों से। हिमांशी, आप मुझे बताइए कि ये जो एज अ टीचर प्रोफेशन आपने इसको इस्तेमाल किया है, जो यूथ है जिनको आप सिखा रही हैं, क्योंकि आपने कहा क्लासिक, आपकी महारत क्लासिक में है, और नौजवान आज हम देखते हैं कि रैप एक नई फॉर्म आई है और तमाम दूसरे तरह की फॉर्म म्यूजिक में इंट्रोड्यूस हुई है। तो क्या आज का जो नौजवान, ये कहे बच्चा जो है, वो क्या क्लासिकल म्यूजिक की तरफ आ रहा है और वो किस हद तक इसको पसंद करता है? जी, मैं भी इसी सोच के साथ स्कूल में गई थी जब मैंने अपनी नौकरी शुरू करी थी, बट ऐसा हुआ कि मुझे बहुत ताज्जुब हुआ ये देखकर कि आजकल छोटे छोटे बच्चे ही अपने हिंदुस्तानी या तो गायन में या वादन में बहुत बचपन से ही अपना जो तालीम है वो शुरू कर देते हैं। तो हमारे स्कूल में कई सारंग बजाने वाले बच्चे हैं, तबला वाले हैं, तबला वादक हैं, और स्वर मंडल बजाने वाले, मतलब बहुत ही ताज्जुब की बात है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है देखकर कि अभी भी वो रुचि बनी हुई है बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के बीच भी। और जब शुरुआत करते हैं तब उनको शायद उतना समझ नहीं आता, बट करते करते उनको उसका महत्व समझ आने लगता है जैसे जैसे वो करते जाते हैं। तो है, काफी लोग हैं जो रैप और बॉलीवुड के टुवर्ड्स है, लेकिन इंडियन क्लासिकल के बिना, शास्त्रीय संगीत के बिना वो रैप और वो बॉलीवुड गाने भी मुमकिन नहीं है। बेसिक है जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, और ये लोग अब समझने लगे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और चीज, मैं चूंकि आप स्कूल से वाबस्ता हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि हम आमतौर पर जो स्टूडेंट है उनका रुझान होता है, अगर किसी को कोई चीज सीखनी है तो वो तो सीखनी है, लेकिन अगर कोई करिकुलम का हिस्सा बन जाए कोई चीज, आपको उसमें नंबर मिलने लगे एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज के तौर पर, तो उसमें भी लोग आते हैं। तो इस हवाले से अगर आप बात करेंगे अपने स्कूल के सिनेरियो में कि क्या है, ये डिसिप्लिन में शामिल है म्यूजिक, या फिर ऐसे ही लोग सीखना चाहते हैं, अगर स्टूडेंट सीखना चाहते हैं तो वो आते हैं, ये करिकुलम का पार्ट नहीं है? तो देखिए, उनका करिकुलम का पार्ट तो है, जैसे बच्चे को हर सब्जेक्ट पढ़ना होता है, उन्हें पसंद हो या ना हो, करिकुलम का पार्ट है, लेकिन करिकुलम के पार्ट के ही बहाने म्यूजिक की वजह से उनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, उनकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आ रहा है। और ऐसे ही चलते चलते एक सब्जेक्ट, जब मैं बचपन में थी मेरा भी एक सब्जेक्ट ही था, तो चलते चलते इंटरेस्ट डेवलप हो गया था।
तो ये है। बट हाँ, शुरुआती तौर में वो एक सब्जेक्ट की तरह ही लेते हैं, धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। यहाँ एक सवाल मेरे जहन में और आया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये कहा जाता है, और चूंकि मैं म्यूजिक की तरफ से नहीं आता हूँ तो इसलिए मेरे जहन में कि म्यूजिक एज अ मेडिसिन भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बात मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा कि कहाँ तक दुरुस्त है। बिल्कुल, मैं प्रोफेशनली मेडिकल फील्ड से ही बिलोंग करती हूँ जी। म्यूजिक हमारे यहाँ एक थेरेपी की तरह यूज होता है। अच्छा। और जो मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट होते हैं या दिमागी संतुलन को बैलेंस करने के लिए भी आप क्लासिकल म्यूजिक यूज करते हैं जी। इंसानों में ही नहीं, पेड़ पौधों तक के लिए आप हमारा इंडियन जो क्लासिकल म्यूजिक है वो बहुत अच्छा वर्क करता है जी। अगर आप उनको, बहुत अच्छी रिसर्च की गई है, और अगर आप उनको पौधों को क्लासिकल म्यूजिक सुनाते हैं और एक तरफ आप रैप म्यूजिक या आजकल का पॉप म्यूजिक है रखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो पौधे उस तरह तक ग्रोथ भी नहीं करेंगे, और जो क्लासिकल म्यूजिक वाले पौधे हैं वो बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। ये बहुत अच्छी रिसर्च हुई थी अभी पीछे। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे सामने आया है। मैं तो इंसानों की बात कर रहा था कि अगर हाँ। वो उस पर, लेकिन आपने पौधों का जिक्र किया कि रैप सुनाते हैं तो वो ग्रोथ नहीं होती जो क्लासिक सुनने के बाद होती है, तो ये नई चीज। मैं हिमांशी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये वाकई में सच बात है? इन्होंने तो एक्स्ट्रा चीजें बताई हमें। जी, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये आपको बेहतर बता पाएंगी ये, क्योंकि डॉक्टरी फील्ड से आती हैं। जी, मेडिकल फील्ड को बिलोंग करती हैं। बट ये चीज मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करी है। तो जब भी कभी सर दर्द होने लगता है, म्यूजिक मेडिटेशन का काम करता है। आप तानपुरा लगा के बैठिए, आप स्वर लगाइए और अपने आप धीरे धीरे सर में दर्द खत्म हो जाता है। तो ये मैंने अपना खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि म्यूजिक मेडिसिन के तौर पे भी काम करता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने। अब हम अपने जो नई नस्ल नई रोशनी प्रोग्राम आओ गुनगुनाए हैं, इसके आखिरी मरहले में आ चुके हैं, और जैसा कि बात है, आपने कहा कि सुकून का एहसास होता है, तो हम अपने सामीन को भी सुकून का एहसास दिलवाते हैं। और आखिर में आपसे आपकी आखिरी पेशकश आज के प्रोग्राम के लिए सुनना चाहेंगे हम। जी, तो जो मैं अभी पेश करने जा रही हूँ उसे हम हिंदुस्तानी क्लासिकल में तराना बोलते हैं। जी जी। तो इसके बोल वो नहीं, शब्दों में नहीं होते कि समझ आए, पर ये बस कानों के लिए, मतलब सुनने में अच्छा लगता है। बिल्कुल, आज हर इंसान अच्छी चीज पसंद करता है, अगर ये अच्छे लगेगी, बोल समझ में आए, वो तो सीधा रूह में। बोल समझ नहीं आता है। ये आप ऐसा लगा लीजिए कि जैसे तबले की ताल होती है, उस तरह से ये गायन की ताल है एक तरह से। तो वही, हमें तो सुकून चाहिए, और म्यूजिक हमेशा रूह से खिताब करता है, बात करता है। हिमांशी, इससे पहले कि हम आपसे तराना सुने, हम अपने जो दूसरे मेहमान निधि द्विवेदी, आपसे गुजारिश करेंगे कि मुख्तसर आप कुछ अब प्रोग्राम के आखिर में सुनाना चाहें। हाँ बिल्कुल, मैं एक कविता पेश करना चाहूंगी जी। और इस कविता के माध्यम से मैं अपने सभी मित्रों से एक सहयोग चाहूंगी हमारे भारत के निर्माण में। जी। मेरी कविता का शीर्षक है नव भारत का नव निर्माण। जी। नव भारत के नव निर्माण में मेरा दो सहयोग सखा, मिटा सके हम कुरीतियां, धोखाधड़ी और रूढ़ प्रथा। झूठ न कहें, एक हम रहें, फैलाएं आशा का दिया। कितनी भी मुश्किल आए, ना विचलित हो कभी सत्यता। शिक्षा को ना पुस्तक में ही दफन करे शिक्षित भैया। बहने घूमे आजादी से, स्वप्न ना रहे कोई मिथ्या। लाश पड़ी है, वक्त नहीं है, कौन पुलिस से बताए कथा। भाई को भाई पर ना शक हो, रहे मदद को सदा खड़ा। चीर हरण कर किसी नारी का, माँ की गोद को लज्जित किया। क्यों कर पापी हम बन जाएं, छोड़े अपने प्रिय सखा। मुश्किल लगती राह कठिन है, मुश्किल लगती राह कठिन है, पहला पग मैंने तो रखा। नामुमकिन का नाम नहीं है, दृढ़ रही ये प्रतिज्ञा। हृदय द्रवित हो, अश्रु फूटे, आह न तेरी पाए व्यथा। कोमल मन आहत कर जाए, हो न जाए ऐसी खता। रक्त न बहे अपने साथी का, पावन मेरी रहे धरा। देखा मैंने ऐसा भारत, सतयुग से भी सदा चरा। नव भारत के नव निर्माण में
मेरा दो सहयोग सखा, मिटा सके हम कुरीतियां, धोखाधड़ी और रूढ़ प्रथा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया निधि साहिबा, ये बहुत ही खूबसूरत बोल से आपने अपने इस गीत कह लें इसको सजाया था। अब चलते हैं, जैसा कि हमने कहा था, तराना सुनेंगे हम हिमांशी नेगी से। उदार दार ताना धीम धीम धीम, उदार दार ताना धीम धीम धीम, तदार दार दाने ताना नाना ताना नाना, उदार दार ताना धीम धीम धीम, तद्रे दारे 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 धी, तद्रे दारे 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 धी, ओ दानी दानी दानी, ओ दारे दारे ताना धीम धीम धीम, ओ दारे दाने ताना, ओ दारे दार ताना, उदार दार ताना धीम। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हिमांशी। जैसा आपने कहा था बिल्कुल उसको आपने वाज़ेह कर दिया। यहाँ पर वो बात सच साबित हुई कि म्यूजिक जो जबान से निकलता है और सीधा रूह की तरफ वो बढ़ता चला जाता है। बहुत शुक्रिया हम अदा करेंगे हिमांशी नेगी आपका कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आई, और निधि द्विवेदी आपका भी कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आई, क्योंकि आपके आने से इस प्रोग्राम की जो नौयत है वो तब्दील हुई। आपने कुछ अपने गीत सुनाए हमारे तमाम सामीन को, और आपने जो म्यूजिक का समा बांधा उसके लिए आप बिल्कुल शुक्रिया की मुस्तहिक हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो सामीन, ये था आज का हमारा नई नस्ल नई रोशनी प्रोग्राम में आओ गुनगुनाएं, और हमें उम्मीद है कि आप हमारे दोनों जो फनकार हैं, बल्कि कहें एक गुलकार और एक शायरा हैं, उससे मुस्तफीज हुए होंगे और आपको बेहद ही लुत्फ आया होगा इस पूरे प्रोग्राम को सुनकर। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम के हवाले से अपने तासुरात और अपने ख्यालात हमें खत और ईमेल के जरिए जरूर इरसाल करेंगे। खत भेजने के लिए हमारा पता है, प्रोग्राम का नाम नई नस्ल नई रोशनी, उर्दू सर्विस, ऑल इंडिया रेडियो, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली 110001, और आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने तासुरात भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है urduserviceesd@gmail.com। तो इसी के साथ आज के अपने मेजबान तौहीद हक्कानी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।